गुड इवनिंग एंड वेरी वार्म वेलकम टू न्यूज़ एट विद फरिया इद्रीस। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ अपना ओहदा संभाल चुके हैं। शहबाज शरीफ इक़्तिदार से रुखसत हो चुके हैं, मगर बहुत सारे सवालात हैं इस नए सेटअप के हवाले से, क्योंकि हमने देखा कि 2 असेंबलीज़ में इलेक्शन मुलतवी हुए। सो इस इलेक्शन के हवाले से जनरल इलेक्शन कब होंगे, वक्त पर होंगे, डिले होंगे तो कितना डिले होंगे, जबकि जाने वाली गवर्नमेंट खुद ही कह गई है कि इलेक्शन वक्त पे होते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। निगरान वज़ीर-ए-आज़म ने काबीना की तश्कील देने पर गौर व खौज शुरू कर दी है। जो नाम इस वक्त तक सामने आए हैं वो बड़े इंटरेस्टिंग भी हैं और अपने अपने शोबे में आप कह लीजिए कि एक्सपर्ट्स भी हैं। निगरान वज़ीर-ए-आज़म की तकर्री के हवाले से अब कुछ सियासी कुव्वतें सवालात उठा रही हैं। ओवरऑल क्योंकि काकड़ साहब एक नाम शख्सियत हैं, एक नॉन कंट्रोवर्शियल शख्सियत हैं, मेहनती आदमी हैं, अपना काम करते हैं। सो लगता ये है कि बहुत सारे लोगों को अचंभा है कि ये नाम आया कहाँ से है। कुछ बातें ढके छुपे लफ्ज़ों में अपोजिशन लीडर ने जाते जाते भी कह दी, उनको भी देख लीजिए राजा रियाज। अगेन काकड़ साहब एक ऐसी शख्सियत है कि मुझे लगा सोशल मीडिया को अगर आप एनालाइज करें तो एक तरफ आपको PMLN के जो फॉलोअर्स हैं बहुत खुश नज़र आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि बड़ी तकलीफ आने वाली है PTI के लिए, अब देखिएगा क्या होगा। जो काम पहले नहीं कर सके शहबाज शरीफ साहब एज प्राइम मिनिस्टर, वो अब उनको उम्मीदें लग रही हैं कि काकड़ साहब करेंगे। दूसरी तरफ PTI के लोग भी आपको बहुत खुश नज़र आ रहे हैं। एक तरफ तो वो खुश हैं कि PDM की गवर्नमेंट चली गई है, दूसरी तरफ वो समझते ये हैं कि क्योंकि बहरहाल एक नेक नाम शख्सियत है काकड़ साहब, उनको लगता है उनके मसाइल हल हो जाएंगे। बहुत सारी जो उनको शिकायत है ह्यूमन राइट्स वायलेशन की वो ख़त्म हो जाएंगी या कम हो जाएंगी। होगा क्या ये तो अल्लाह ताला ही बेहतर जानते हैं। आइंदा आने वाले दिनों में जल्द आपको अंदाज़ा भी हो जाएगा कि मामला किस तरफ जा रहा है, लेकिन एक सियासत खेलती हुई आपको नज़र आ रही है निगरान वज़ीर-ए-आज़म के नाम पर। आज शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी ये कहा कि PMLN तो खुश ही नहीं है इस नाम से। लेट्स वॉच इट। PMLN में मालिक साहब पर इत्तफाक हो गया था। आज वो गिला कर रही हैं साबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब से कि उन्हें इस सारे अमल में उन्हें सही लूप में नहीं रखा और वो उन्होंने अपने इतराज़ात रिकॉर्ड करवाए हैं। PNP मैंगल के सरबराह ने तो एक खत के जरिए अपना शिकवा किया है कि किस तरह उन्होंने ये फैसला किया है और किस तरह वो उस सारे फैसले से लाताल्लुक रहे हैं। PMLN में और PNP मैंगल में जो फासले हैं अब हमें वो बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये बात तारीख का हिस्सा है कि 2018 के इलेक्शन से कबल बाप पार्टी नून लीग को तोड़कर बनाई गई थी। इस पार्टी को बनाने में पीपल्स पार्टी ने भी अपना बाकायदा हिस्सा डाला था। शायद माजी की वजह से ही नून लीग की क़यादत को अब भी अनवारुल हक काकड़ की बतौर निगरान वज़ीर-ए-आज़म तैनाती पर तहफ़्फ़ुज़ात होंगे। अगर शाह महमूद कुरैशी साहब जो बात कह रहे हैं वो ठीक है। मुस्लिम लीग नून की क़यादत माजी में बाप पार्टी के हवाले से बड़ी स्टेटमेंट्स भी देती रही है। लेट्स हैव अ लुक। 18 में बलूचिस्तान की गवर्नमेंट उल्टाकर सेनेटर्स जाली तरीके से मुंतखब करवा के संजरानी साहब जो सेनेट का चेयरमैन बना दिया। खुल के आपको इसको ओन करना चाहिए कि आपने बाप के अहकामात माने हैं, उसको तस्लीम किया है, उसको इस्तेमाल किया है। जब आपको अपनी अवामी कुव्वत पर एतमाद नहीं रहता, इसका मतलब है कि आप अपनी अवामी कुव्वत, वोट की कुव्वत आप खो चुके हैं। आपको बाप के लोगों ने वोट दिया है, बाप के कहने पर वोट दिया है और ये बात आपको तस्लीम करनी। अब आपको बाप पार्टी का पता है कि वो वोट किसके कहने पर देती है। हमने फैसला किया कि बाप पार्टी को भी PDM में शामिल कर ताकि मसले हल हो जाए। अनवारुल हक काकड़ की तकर्री पर बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के सरदार अख्तर मेंगल बरहम हो गए। उन्होंने एक खत लिखा नवाज शरीफ साहब को, इस पर भी चमगोइयाँ हुई। कुछ हल्कों का ख्याल है कि शायद उन्होंने ये खत एक अंडरस्टैंडिंग के थ्रू रखा है, लेकिन कुछ सवालात उन्होंने उठाए हैं। कुछ लोगों का कहना यह है कि इंटरनल पॉलिटिक्स है बलूचिस्तान की विच इज़ एट प्ले, आपस की राइवलरी है, पॉलिटिकल राइवलरी है। ज़ाहिर है काकड़ साहब एक ऐसी शख्सियत नहीं है जिनको आप ट्रेडिशनल सियासतदान कह सकें, उसकी वजह से इतराज़ है। लेकिन ख़त में बहरहाल उन्होंने ये कहा है कि इत्तेहादियों को इत्तेमाद में लिए बगैर कानून साजी करना जमहूरी इदारों को कमज़ोर करने और जमहूरियत की ताबूत में मज़ीद कीलें ठोकने के मुतरादिफ होगा। इंसानी हकूक़ के बरखिलाफ़ कानून साजियाँ शायद हमसे ज़्यादा मुस्तक़बिल में
आप हजरत के खिलाफ ही इस्तेमाल की जाएंगी। सी पैक से अहले बलोचिस्तान के हवाले से भी उन्होंने क्वेश्चन उठाया। उन्होंने कहा गवादर यूनिवर्सिटी के लाहौर में क़याम का भी ऐलान किया गया, जो मैं समझता हूँ बलोचिस्तान में तालीमी पसमानदगी को दूर करने में एक अहम किरदार अदा करेगा। हमारे साथ एतजाज़ एहसन साहब मौजूद हैं। एतजाज़ साहब, थैंक यू सो मच बीइंग ऑन द प्रोग्राम। निगरान वज़ीर आज़म की तकर्री पर एक तो आपकी क्या ओपिनियन है, व्हाट डू यू थिंक ऑफ हिम? दूसरा, जो अब चीदा चीदा इतराज़ात उठना शुरू हुए हैं, आपको क्या लगता है इसकी वजह क्या है? पहली तो बात यह है कि निगरान वज़ीर आज़म जो है ये सियासतदानों ने अपॉइंट ही नहीं किया और इनमें सियासतदान किसी का कोई अमल दखल नहीं है। 3-4 हफ्ते से हर एंकर, हर तजज़िया निगार, हर मुबस्सर, हर कॉरेस्पॉन्डेंट, हर रिपोर्टर अपनी अपनी खबरें ला रहा था हर तरफ से और बड़ी कोशिश कर करके, और 20 नाम चल रहे थे। कई तो एकदम खत्म हो जाते, कई जरा देर पा होते। एक नाम अगर उनमें कभी नहीं आया, किसी ने नहीं कहा, तो वो अनवारुल हक काकड़ का था। ये नाम आया ही नहीं, किसी अखबार में छपा हुआ बता दे, किसी रिपोर्ट में, किसी एंकर की जबान से निकला हुआ, ये आया ही नहीं। ये तो शहबाज शरीफ और राजा रियाज ये बैठे हुए थे मेज पे एक कमरे को बंद करके आपस में कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्कशन करने के लिए, और ये मुख्तलिफ नाम सोच रहे थे जो आए हुए हैं। और जलील अब्बास जिलानी के नाम पे ये तकरीबन इत्तेफाक इनका हो गया था कि छत से एक पर्ची गिरी है और पर्ची पे नाम राजा रियाज ने खोली है, उस पे नाम लिखा हुआ था अनवारुल हक काकड़ का। तो शहबाज शरीफ ने पूछा किसका नाम है, उसने कहा अनवारुल हक काकड़। उसने कहा कि वो कौन है, उसने कहा वो सर अब जज़ाकल्लाह कहे। शहबाज शरीफ ने कहा जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, और ये कबूल हो गया। ये इन्होंने जो हम सियासतदानों ने अपने आप से कर दिया है, हमने अपने आप को गेम से निकाल दिया है, हमने अपने आप को हाथ पांव एक दूसरे के खुद बांध के और पड़ गए हम जमीन पे। उसकी वजह उसकी मैं आपको बताऊं, एक अब हर इम्पोर्टेंट डिसीजन में एक इदारा आ रहा है, एग्रीकल्चर वो करेगा, इन्वेस्टमेंट वो लाएगा, और फॉरेन इन्वेस्टमेंट बड़ा अच्छा है, बड़ी मतलब है काम अगर करेंगे तो चलिए बहुत अच्छा है। लेकिन ये सियासतदानों का क्या काम रह जाएगा? सियासतदान कौन सी एग्रीकल्चर पॉलिसी बनाएंगे और कौन सी इन्वेस्टमेंट पॉलिसी बनाएंगे? सियासतदानों ने तो ये अपना जो इक़्तिदार था वो निगरानों के हवाले कर दिया। खुद लॉ पास किया है कि निगरान बहुत बाख्तियार हो, उनको बड़ा बाख्तियार कर दिया है निगरानों को। उनके वो प्राइवेटाइजेशन वो कर सकते हैं, वो इंटरनेशनल मायदे कर सकते हैं, फॉरेन पॉलिसी बना सकते हैं, इन्वेस्टमेंट ला सकते हैं। बट कैन आई क्विकली से एतजाज साहब कि शहबाज शरीफ साहब बड़े कॉर्डियल लग रहे थे काकड़ साहब के साथ, उनकी बॉडी लैंग्वेज बड़ी कॉन्फिडेंट, बड़ी पॉजिटिव थी, खुशबाश लग रहे थे, लग नहीं रहा था कि ये नाम उनकी मर्जी का नहीं है। नहीं, कोई इनको पता ही नहीं था। जब इल्म ही नहीं था, इल्म होता तो आपको मुझे किसी को आया ना होता। ये 1 महीने से एक ही बात हो रही है कि प्राइम मिनिस्टर कौन आएगा, और एक ही नाम नहीं आया, कहीं नहीं आया किसी बहस में। अब उन्होंने ये साबित कर दिया है कि ये सियासतदानों का कोई काम नहीं, ये हम फैसला करते हैं। बड़ा अच्छा किया उन्होंने, साफ ही। अब सियासतदानों ने क्या किया, आप ये भी तो देखें, सियासतदानों ने जो कानून बनाया, निगरान के पास कोई इख्तियार नहीं था। ख्वाजा मोहम्मद आसिफ का मुकदमे का फैसला है इससे सुप्रीम कोर्ट का, 5 जजों का फैसला है, वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। उसमें उन्होंने कहा है निगरान तो नींबू भी नहीं निचोड़ सकते, निगरानों का कोई इख्तियार ही नहीं है, वो अपनी मर्जी से सो नहीं सकते, अपनी मर्जी से जाग नहीं सकते। वो तो सिर्फ सीट, उन्होंने कुर्सियां जो है चीफ मिनिस्टर की या प्राइम मिनिस्टर की, उनको गर्म रखना है, और जिस दिन वो प्राइम मिनिस्टर आ जाना उन्होंने गायब हो जाना है। कोई खर्चा नहीं कर सकते, कोई ट्रीटी नहीं कर सकते, कोई ये प्राइवेटाइजेशन नहीं कर सकते।
कोई पोस्टिंग एंड ट्रांसफर नहीं कर सकते, कोई प्रमोशन नहीं कर सकते। अब इस कानून के तहत जो इन्होंने बताया, ये सब कुछ निगरानों के हवाले कर दिया। ऊपर से ये देखें कि ये तजर्बा कर चुके हैं, ये तजर्बा सब कर चुके हैं कि पंजाब में 90 दिन में इलेक्शन नहीं हुए, खैबर में 90 दिन के इलेक्शन नहीं हुए। क्या हुआ? ये कहते हैं क्या हुआ? भाई हुआ ये कि आईन से खिलवाड़ हो गया, आईन बर्बाद हो गया। मेरा भी आपसे सवाल है, ये इत्तेज़ाज़ साहब, चीफ जस्टिस ने हल्का बंदियों केस में इलेक्शन कमीशन के डीजी से सवाल किया कि आप आम इंतखाबात कब करवा रहे हैं। डीजी ने सिर्फ कंधे उचका दिए। तो क्या डीजी लॉ का जवाब ही ये अब नजर आ रहा है कि 90 रोज में इंतखाबात नहीं होंगे वफाक में भी? नहीं, बिल्कुल नहीं होंगे। मैं आपको बताऊं, इंतखाबात में एक तकनीकी क्या बात आ जाएगी। अब वो टेक्निकल बात की वजह से नहीं होंगे। टेक्निकल ये बात है कि आपने फैसला किया और आईन ने कहा है कि आईन में इलेक्शंस होंगे लास्ट फाइनलाइज सेंसस। अब वो सेंसस जो है वो अभी सीसीआई ने, जो सीसीआई दुरुस्त नहीं है, दो उसमें लोग ऐसे बैठे, दो चीफ मिनिस्टर से जिनका मैंडेट ही नहीं है। मेरा चीफ मिनिस्टर पंजाब का ये नहीं है, इसको मैंने वोट नहीं दिया मोहसिन नकवी को, ये जाके वहां बैठ के मेरी तरफ से फैसला क्यों कर सकता है? पर अब सीसीआई से हो गया सेंसस। अब आईन कहता है कि सेंसस के मुताबिक रीएलोकेशन होगी सीट। अब रीएलोकेशन करोगे तो आपको आईन में तरमीम करनी पड़ेगी, क्योंकि आईन में लिखा हुआ है, कि 342 टोटल नंबर सीट्स होगी, 148 पंजाब की होंगी, इतनी सिंध की, इतनी खैबर की, इतनी बलोचिस्तान की। अब उनमें अगर आप रद्दोबदल करते हो तो यू नीड टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। अब कॉन्स्टिट्यूशन आप किस तरह अमेंड कर सकते हो जब नेशनल असेंबली नहीं है? अब नेशनल असेंबली पहले आएगी, इलेक्शन पहले होगा कि पहले वो रीएलोकेशन ऑफ सीट्स होगी। ये अब फंस गए हैं। देयर इज नो वे आउट, एवरी डोर अराउंड इट हम सियासतदानों ने बंद कर दिया। क्योंकि हमने कहा वन मोर क्वेश्चन इत्तेज़ाज़ साहब, पंजाब में तो नहीं हुए 14 मई के इलेक्शन, इस फैसले पर अमल ही नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला था, अब हुकूमत खत्म हो गई है। क्या साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और साबिक वफाकी कैबिनेट पर फैसला ना मानने पर तौहीन अदालत लग सकती है? लग सकती है, बैठे हुए थे जब, तब भी लग सकती थी। ये उसको यूसुफ रज़ा गिलानी को सुप्रीम कोर्ट ने सजा नहीं की थी, उसको नवाज शरीफ को सुप्रीम कोर्ट ने तलब नहीं किया था, हालांकि नवाज शरीफ ने हमला कर दिया था सुप्रीम कोर्ट पे। इस दफा नवाज शरीफ ने इंटरनल डिवीजन क्रिएट की है, और फायदा नवाज शरीफ को कोई नहीं है, फायदा इससे किसी को कोई नहीं। सियासतदान तो तब है अगर इलेक्शन हो। इलेक्शन कैसे हो? क्योंकि आइन में तरमीम हो। मेरी पंजाब की सीट 148 लिखा हुआ है, उसकी जगह 144 तरमीम से हो। अब तरमीम कैसे हो जब असेंबली कोई नहीं है? अब तरमीम नहीं हो सकती तो इलेक्शन नहीं हो सकते, इलेक्शन नहीं होते तो तरमीम नहीं, असेंबली नहीं होती, असेंबली नहीं होती तो तरमीम नहीं हो सकती। ये व्हाट कम्स फर्स्ट, द चिकन और द एग? ये उस सिचुएशन में हम फंस गए और आईन को इन्होंने खत्म कर दिया। ये जो पार्लियामेंट और ये पीडीएम ने ये अपने लगे रहे कि जी पंजाब में नहीं इलेक्शन हुए तो क्या हुए। वो जो बैठे हुए हैं वो तो अपने एक और तासुर इत्तेज़ाज़ साहब ये भी है कि चीफ जस्टिस जाते जाते कुछ सख्त फैसले कर जाएंगे, ऐसा होगा? हो सकता है। अल्लाह करे कैचेस अप विद टाइम, बिकॉज ये सख्त फैसले नहीं होंगे। फैसले होंगे आइन के मुताबिक होंगे तो सख्त समझे जाएंगे। आइन के खिलाफ हुए तो वो नजरिया जरूरत वो आ जाएगा कि नजरिया जरूरत आ गया जी, हम वो इस एक नजरिया जरूरत से हम जान छुड़ा रहे। सारी दुनिया में दफन हो चुका है। पाकिस्तान में 75 साल से तमीजुद्दीन से ये आज लेकिन जो जुम्मे के रोज नैब तरमीम के खिलाफ केस समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया है, इज दैट अ पॉसिबिलिटी कि जैसे रिव्यू एंड जजमेंट ऑर्डर को किया है इसको भी कलअदम करा दिया जाए? इज दैट अ पॉसिबिलिटी? पॉसिबिलिटी है और
एनीथिंग इज पॉसिबल, इसके तो मैं नहीं कह सकता। ये तो अभी देखते हैं 18 तारीख को क्या आता है। मैं तो सिर्फ ये बता रहा हूँ कि इलेक्शन आपने वर्चुअली इम्पॉसिबल कर दिया है अनलेस द सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन। और सेनेट आपका मार्च में आधा रह जाना है और आप चेयरमैन को भी इलेक्ट नहीं कर सकेंगे। तो सेनेट चेयरमैन भी गया, सेनेट भी गया, आधा सेनेट तो कोई सेनेट नहीं। और इलेक्शन इसलिए नहीं हो सकते कि इलेक्शन के लिए से पहले आइन में तरमीम करना जरूरी है। आइन में तरमीम इसलिए नहीं हो सकती कि नेशनल असेंबली नहीं है, वो 2/3 मेजॉरिटी नेशनल असेंबली की चाहिए। अब इन्होंने कवानीन छोटे मोटे पास करके ये जो आइन में होना चाहिए, जो आइनी तरमीम के जरिए होना चाहिए, इन्होंने कोशिश की है कि वो हम लॉ के जरिए कर ले। मिसाल के तौर पे कि 184(3) के तहत आर्टिकल 63 184(3) की प्रोसेस के मुताबिक आर्टिकल 63 के तहत नवाज शरीफ की डिस्क्वालिफिकेशन हुई है फॉर लाइफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये भी डिस्क्वालिफिकेशन खत्म नहीं की जा सकती, ना 5 साल की जा सकती विदाउट एन अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, बिकॉज बिकॉज नून लीग का दावा ये है कि नवाज शरीफ आजाद है इलेक्शन लड़ने के लिए, 5 साल के लिए डिस्क्वालिफिकेशन हुई है। नहीं, वो तो इन्होंने कोशिश की है ना कानून के जरिए करने की। अभी कानून बनाया है जिसमें कहा है कि मैक्सिमम होगी 5 साल, बट वो तो आइन के तहत सजा है। उसके लिए तो आपको 184(3) को या 63 को में तरमीम करनी पड़ेगी और उसमें आना पड़ेगा नॉट विथ स्टैंडिंग, ये कॉन्स्टिट्यूशन में आए, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन एनी अदर लॉ और एनी जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और द हाई कोर्ट, इट विल बी 5 years। ये आइन में तरमीम होनी पड़ेगी। Right. इत्तेज़ाज़ हसन साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नून लीग का दावा भी यही है कि नवाज शरीफ अब इलेक्शन लड़ने के लिए आज़ाद हैं। 5 साल की जिन्होंने तरमीम करने की कोशिश की थी वो ये समझते हैं, बट इत्तेज़ाज़ हसन साहब का मौक़िफ़ फ़र्क है जिन्होंने अभी बताया है। कमिंग बैक टू द केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर मेजर खुर्रम हमीद रोकड़ी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। कुछ हमारे अपने प्रोग्राम्स में जब आते थे काकर साहब, उनकी जो स्टेटमेंट्स हैं, जो उनकी थॉट प्रोसेस है, उसकी कंपाइलेशन है। रोकड़ी साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। ये खुशी की बात है, हम लोग के लिए खुशी की बात है कि आप देखें किसी को मेहनत करते हुए लगे कि वो बहुत ज़्यादा, हम तो पाकिस्तान में 2-3-4 लोगों में घूमते रहते हैं, बट ही कैन बिकम प्राइम मिनिस्टर। मैं तो अपने हर गेस्ट से कहती हूँ कि आप क्यों नहीं एस्पायरेंट प्राइम मिनिस्टर बनने के, जमहूरियत यही होती है। लेकिन प्रोसेस के ऊपर जो अब इतराज़ात उठाए जा रहे हैं, चाहे वो अख्तर मेंगल साहब हों, चाहे दीगर लोग हों, व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? देखिए, सबसे पहले फरिया बहन मैं जाऊंगा इत्तेज़ाज़ हसन साहब की बात की तरफ। हमारी एक आदत बन गई है कि हम हर चीज़ को मॉक करते हैं, तंज करते हैं और हम उस चीज़ का उसको बिलिटल करके, छोटा करके पेश करने की कोशिश करते हैं और हम वी फील कि हम को ज़्यादा सुप्रीम है। मुझे इत्तेज़ाज़ हसन साहब से ये लाजमी पूछिएगा कि उन्होंने फरमाया कि नाम पर्ची पर निकल आया, ये इन्होंने पर्ची खुद दी थी जाके। एक प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बैठा हुआ है, अपोजिशन लीडर ऑफ पाकिस्तान बैठा हुआ है और हम कह रहे हैं जी वहाँ पे जाके पर्ची पर नाम निकल आया, उन दोनों ने सुभान अल्लाह पढ़ा। तो ये मौकरी, ये मौक करना, ये तंज करना और ये गैर संजीदगी, इसको हम कंडेम करेंगे। हम इस चीज़ के ऊपर आते हैं कि इशू है क्या, मसला क्या है। क्या लाजिम है कि आपका केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर वो आए जिसका ID कार्ड पाकिस्तान में रात को बन रहा हो? इत्तेज़ाज़ हसन साहब इज़ नॉट 20 years ओल्ड, वो पुराने पॉलिटिशियंस हैं और बहुत पुराने एडवोकेट भी हैं। जिस वक्त वो लोग आए थे जिन पर हमें एतराज़ करना चाहिए था कि भाई रात को पहुंचा है, आज ID कार्ड बना है, सुबह इधर बैठा है, क्या इनके एतराज़ात कभी हुए? एक पाकिस्तान का चेहरा, एक सन ऑफ सॉइल, बलूचिस्तान में से बेहतरीन इंसान, मसला उसका सिर्फ ये है। अच्छा, तमाम पार्टीज ने इस चीज़ को इंडोर्स किया। एक दो बंदों की, एक दो शख्सियात का इंडोर्स ना करना, एक दो शख्सियात का कहना कि हम इनको नहीं मान रहे, और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज का मानना और उन दो शख्सियात की वजूहात मालूम किए बगैर उन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को कहना कि ये नल एंड वाइड है, ये मौकरी, ये मजाक, ये तंज, ये ठट्ठा, ये गैर संजीदा रवेश है। जहाँ तक बात है अख्तर मेंगल साहब की, अख्तर मेंगल साहब का पूरा आप हामिद मीर साहब के साथ इंटरव्यू सुने। जहाँ तक मैं समझाऊँ कि
अनवारुल हक काकड़ साहब वो प्राइम मिनिस्टर है जिसका बाप दादा नस्ल दर नस्ल इस मुल्क में सियासत में हुक्मरानी नहीं करती रही। ना अनवारुल हक काकड़ साहब के पास बहुत बड़ा बैंक बैलेंस और बहुत बड़ी जायदादें और बहुत बड़ी चीज़ें हैं, और ना अनवारुल हक काकड़ साहब उस फैमिली में से है कि जिन फैमिलीज़ का एक दूसरे के साथ ताल्लुक हो कि हम तो इस मुल्क की वो लोग हैं कि हमारे बगैर ये मुल्क चल नहीं सकता। तो इन तमाम चीज़ों को पीछे छोड़िए, पर्सनालिटी को डिस्कस कीजिए। बड़े संजीदा आदमी हैं एतजाज़ अहसन साहब और उम्र के उस हिस्से में हैं कि जहां पर उनकी तमाम बातें संजीदा होनी चाहिए। लेट्स डिस्कस द पर्सनैलिटी। मुझे ये बताएं, अनवारुल हक काकड़ के अंदर एक नेगेटिव पॉइंट बताएं एज ए पाकिस्तानी, एज ए पेट्रियट, एज ए स्टेट्समैन और एज ए पॉलिटिकल बैकग्राउंड। हमें संजीदा तरफ चलना है। दूसरा, आपने अनवारुल हक साहब काकड़ साहब की स्टेटमेंट्स दिखाई जो इमरान खान के पहले दौर में उस वक्त की स्टेटमेंट्स हैं, तो वो हमारी भी उस वक्त यही सोच थी, हम भी उसके साथ थे। हम भी इसी सोच के साथ थे कि प्रोग्रेसिव पॉलिटिकल पार्टी लेके आया है। जैसे पाकिस्तान के लोगों ने एतमाद किया था कि हमें उम्मीद है कि ये वो तमाम चीज़ें छोड़कर पाकिस्तान को करप्शन फ्री पाकिस्तान और अहलियत की बुनियाद पर पाकिस्तान को आगे लाएगा। मैं उन लोगों में से शामिल हूँ बसमेत काकड़ साहब के कि जिनको जब ये पता चला कि नहीं, ना अहलियत की कोई अहमियत है, ना करप्शन ख़त्म करने का कोई रुझान है, और ना पाकिस्तान को प्रोग्रेसिव तरीके से आगे बढ़ाने का कोई चैंस है, तो जब उन हजरत ने अपने लोगों को साथ मिलाकर पाकिस्तान की डिस्ट्रक्शन और क्रिटिकल थ्रेशोल्ड पर पहुंचे, तो आज क्या मेरे वही व्यूज हैं जो पहले हुआ करते थे? मैं भी इस शख्स की तारीफ करता था। मैं अगर आज क्या मुझे ये कहा जाए कि आज आप ये कह रहे हैं। एक सवाल अगर आपसे भी पूछ लूं, अगर एक सवाल का जवाब देते प्लीज। आपके भी मैं चलाऊंगी स्टेटमेंट्स कुछ दिनों में, सुना आप भी आ रहे हैं इंटरिम सेटअप पे, जरा बता दें। फरिया बहन, मेरे लिए ऑनर होगा कि इस कंडीशन में, इस सिचुएशन में मैं पाकिस्तान, आई एम 53 ईयर्स ओल्ड, मैं उतार चढ़ाव ज़िंदगी के देख चुका हूँ। मैं मामलात को अपनी हालात में देखने के बाद मेरे लिए ऑनर होगा कि मैं मुल्क को सर्व कर सकूं और एक लेगेसी अपनी छोड़ के जा सकूं। मेरे लिए ऑनर होगा कि कल मुझे ये यादें हों कि हमने उस वक्त पाकिस्तान को जब ज़रूरत की थी तो एक अच्छा हमने किरदार अदा किया था। आई विल बी ऑनर्ड इफ़ आई एम कंसिडर्ड इन दैट। जी बहन। ओके, एंड वी विल बी ऑनर्ड कि अगर आप हमें ये खबर बता दें जब भी हो। I'll send you the message then. चलिए ठीक है। इमरान शफकत साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। नून लीग के अंदर हो क्या रहा है इस वक्त? शहबाज शरीफ साहब एक तरफ कह रहे थे जाते हुए कि मैं आंख का तारा हूँ इस्टेब्लिशमेंट का, फिर उन्होंने कहा मैंने वोट को इज्जत दो पे इलेक्शन भी लड़ना है। उसके अलावा कुछ लोग कह रहे हैं कि नून लीग के अंदर अब तजब्जब है केयरटेकर सेटअप पर। व्हाट्स हैपनिंग देयर? देखिए जी, मेरी जो इतलात है उसके मुताबिक तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने केयरटेकर सेटअप जो था उसमें अपना पूरा फीडबैक था इनका, और अनवारुल हक काकड़ साहब जो हैं वो ना सिर्फ शहबाज शरीफ साहब के साथ उन्होंने मुलाकात की थी बल्कि मरियम नवाज जो है उनके साथ भी उनकी मुलाकात थी। और ये नहीं कह लें कि मरियम नवाज साहबा तो एक हद तक इतनी कंफर्टेबल थी कि उनका ये ख्याल था, और जाम कमाल साहब का भी ये ख्याल था कि उनको पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ज्वाइन करनी चाहिए। ये मेरी इतलात है, गलत भी हो सकती है कुछ, या इसकी कोई काउंटर इंफॉर्मेशन भी किसी के पास हो तो वो दे सकता है। तो कंफर्टेबल थी दोनों साइड्स। और बाकी जो तजब्जुब वाली बात है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हमेशा से स्ट्रेटजी ये रही है कि एक वो गुड कॉप और बैड कॉप जिस तरह खेलते हैं कि एक जो है वो वोट को इज्जत दो के नारे को लेके चल रहा होता है, और एक कह रहा होता है कि नहीं पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के साथ आपको मिलके चलना चाहिए। लेकिन हकीकत ये होती है कि ये पार्टी जो है ये आपस में ही मिलके चल रही होती है, विच इज़ गुड थिंग। ये उनकी अपनी एक स्टेटेड पॉलिसी तो खैर नहीं है, लेकिन ये एक उनका तर्ज सियासत ज़रूर है, और ये गुलाम इसहाक खान साहब के दौर से चला आ रहा है। और पहली जो ऑफर हुई थी बकौल नवाज शरीफ साहब के कि जब उन्होंने मैं डिक्टेशन नहीं लूँगा, वो वाला जब उन्होंने वो तकरीर की थी मशहूर ज़माना, तो उसमें उन्होंने ये इंकशाफ किया था कि मेरे भाई शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनने की पेशकश की गई थी। तो शहबाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने मुश्किल वक्त में पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के साथ
अपनी पार्टी के जो मामला थे वो हमेशा ठीक ही हैं। परवेज़ के दौर में भी अगर किसी के साथ कोई रवाबत थे तो वो शहबाज शरीफ साहब थे, और शहबाज शरीफ साहब मेरा ख्याल है कि शायद वो पहली शख्सियत थे इस फैमिली से जो जिनको पहला रिलीफ मिला था मुशर्रफ गवर्नमेंट की तरफ से। तो ये उनकी स्ट्रेटजी है कि वो एक ही वक्त में अच्छे भी होते हैं, एक ही वक्त में वो एस्टेब्लिशमेंट के एंटी भी होते हैं, और इस तरह करके वो अपनी सियासत को लेके चल रहे होते हैं। तो ये मेरा नहीं ख्याल कि हमें बतौर जर्नलिस्ट उनकी इस बात को इतना सीरियस लेना चाहिए। राइट शोएब शाहीन साहब, निगरान सेटअप के हवाले से पीटीआई का क्या मौकफ है? सोशल मीडिया पे तो वो बड़े खुश हैं, बट ओवरऑल क्या मौकफ है? दूसरा, चेयरमैन पीटीआई के मुख्तलिफ केसेस में जमानतें खारिज होती हुई नजर आ रही हैं। तोशा खाना में सजा मुअत्तल हो भी जाए तो अब दीगर केसेस में गिरफ्तारी हो जाएगी उनकी। डू वी सी कि अब वो बड़े लंबे अरसे तक शायद जेल से बाहर ना आ सके? देखें, इमरान खान साहब का जहाँ तक ताल्लुक़ है, उनके केसेस के हवाले से ताल्लुक़ है, एक मुतासिब जज ने एक फ़ैसला किया, सबको पता है, हक़ के दिफा ख़त्म किया, उन्होंने हमारी लिस्ट ऑफ विटनेसेस नहीं आने दी, और जिस दिन उन्होंने लंदन भाग के जाना था उस दिन वो फ़ैसला करके चले गए। और जब हम वहाँ खड़े हुए हैं, हम आर्गूमेंट्स करना चाहते हैं, उन्होंने कहा नहीं, मैं आपके आर्गूमेंट्स नहीं सुनूंगा। 12 बजे उन्होंने कहा कि जनाब मैं अब ऑर्डर रिज़र्व कर रहा हूँ। 12:30 बजे आकर के वो कहते हैं कि 30 सफ़े का फ़ैसला लिख के टाइप करके मैं दस्तखत करके आ गया हूँ। इसका मतलब है कि या तो लिखा हुआ उनको मिला है या उन्होंने ऑलरेडी लिख के रखा हुआ था। इसलिए बहस तो उन्होंने 12 बजे शुरू करनी थी ना, बकौल उनके। वो कह रहे हैं 12 बजे आप नहीं पहुँचे हैं, आपके वकील साहब। वो जो सरकमस्टांसेस है वो भी हम तफसील के साथ कई दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं। वो फ़ैसला दे दिया और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब के पास गया। उनको कहा गया कि जी आज हम अभी सुन लें, कल सुन लें, परसों सुन लें। उन्होंने लंबी तारीखें डाल दी, अभी तक डेट फिक्स नहीं की है फॉर सस्पेंशन ऑफ द जजमेंट। अब वो हालांकि ये 7 साल से कम की जिसमें भी कुछ सज़ा हो या 7 साल से कम का जिसके अंदर सज़ा मुतय्यन हो, उसमें एज ए मैटर ऑफ राइट एंड एज ए मैटर ऑफ रूल वो ज़मानत हुआ करती है। बहरहाल इसमें जो कुछ हुआ वो सब आपके सामने है। अब जो फैसले हुए हैं कि जो बेल बिफोर अरेस्ट जिसमें थी, ये कहा गया कि जी वो पेश नहीं हुए, अदम पैरवी खारिज करते हैं। भाई अदम पैरवी तो उसमें होता है कि जिसमें कोई जानबूझ के कोई मुल्ज़िम हाजिर नहीं होता। और सुप्रीम कोर्ट के पास पिछले हफ्ते केस था, आपको याद होगा, वो जो बलूचिस्तान वाला, तो वो बेल उन्होंने एक्सटेंड कर दी, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के फैसले हैं कि जब कोई जानबूझ के कोई मुल्ज़िम ना आए तो आप अदम पैरवी खारिज कर सकते हो। लेकिन ये सारी चीज़ें हैं, हम तो भुगत रहे हैं। लेकिन मैं इसमें इंटरम सेटअप की बात पे आऊँगा तो देखें, जो फाशिस्ट हुकूमत पिछले 16 महीने जिन्होंने एक बदमाशी का माहौल क्रिएट कर रखा था, जबर और खौफ की फ़िज़ा थी, यहाँ तक कि अब 13-14 अगस्त की रात को भी जी आप पीटीआई का झंडा लेके पूरे पाकिस्तान में नहीं जा सकते। यानी पाकिस्तान का झंडा, उसके साथ पीटीआई का, जिसके पास झंडा होगा उसके खिलाफ पर्चे हो जाएंगे। और पर्चे हुए, कल हमने सुबह ज़मानतें कराई कई लोगों की, पूरे पाकिस्तान में FIR कटी। लेकिन 9 मई के मामले को जब तक रेक्टिफाई नहीं करेंगे, जब तक 9 मई के मामले का लॉजिकल कंक्लूजन नहीं निकलेगा, तो अनफॉर्चुनेटली ये मुश्किल वक्त रहेगा जमात। प्रिया मुझे ये बताएं, एक सुने ना, लॉजिकल कंक्लूजन ये है कि एक इंडिविजुअल एक्ट है, किसी ने गलत किया है, वो जुर्म है, उस जुर्म की सज़ा उसको मिलेगी, कानून के मुताबिक प्रोसीड होगा ना। मैं आज एक बैठा हुआ हूँ यहाँ अपने घर में, मैं पाकिस्तान और पीटीआई का झंडा लेके चलता हूँ, मेरा किसी जगह कोई कसूर नहीं है, मैं मुजरिम बन गया। मुझे बताएं पीपीसी की कौन सी दफा, सुन लें बहुत आपकी रिस्पेक्ट है मुझे, लेकिन इट वाज नॉट इंडिविजुअल सर। जब 250 जगहों पे इकट्ठा हमला होगा, हाउ कैन दिस, मैं कहता हूँ 2500 जगह पे हो। मुझे ये बता दें कि क्या किसी के बाप का जुर्म हो तो उसके बेटे को आप सजा देंगे, किसी के बेटे का जुर्म हो तो उसके बाप को सजा देंगे? कल रात को क्या हुआ, 14 साल का बच्चा 2.5 महीने बाद वापस आया, उसके घर घुस गए दोबारा, और वो क्या किया उन्होंने, वो उसके बाप को तशद्दुद करके मार दिया और कहा कि बगैर जनाजे के आप दफना दें। ये तो सूरत हाल है आपके। अब देखें, मैं आइन की रूह पे आता हूँ। आइन की रूह के मुताबिक एक जो ट्रू अपोजिशन होती है उससे आप मुशावरत करते हैं, नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये इसमें क्लियर कट स्टांस है। मैं इंटरम सेटअप में आ रहा हूं, वो नहीं होनी चाहिए। जी जी। लेकिन एक तरीके से निकलने की कोशिश करनी चाहिए पीटीआई को इस मसले से। देखिए, इसके ऊपर लाहौर हाई कोर्ट का फैसला आ चुका है, मैं आपको भेजूंगा। उसने सारे इशू को क्लियर कर दिया है GHQ के हमले के हवाले से। उसने वाजे कर दिया है कि इसके अंदर
ना तो कोई ज़ख्मी हुआ, ना किसी को विटनेस पेश किया गया, ना CCTV फुटेजेस दिखाई गई, ना कोई एक गवाह वहाँ से कोई आया और वो फैसला दिया। फिर इमरान खान का मुतालिक फरीद बलोच ने, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज इस्लामाबाद ने फैसला दिया हुआ है। ये अदालतों के फैसले हैं विच हैव नॉट बीन चैलेंज्ड, दैट इज अटेन्ड फाइनलिटी। हमने कोई रूल ऑफ लॉ आइन के मुताबिक भी चलना है या नहीं चलना। अब मैं आता हूँ इंटरम सेटअप की तरफ। देखें, आइन की रूह से ये ज़रूरी था कि आप अपोजिशन, जो ट्रू अपोजिशन है वो सिर्फ PTI है। क्योंकि राजा रियाज, आप ठीक कह सकते हो कॉन्स्टिट्यूशनली, जी हमने उसको अपोजिशन लीडर बनाया हुआ है, वो एक साइल है, वो PMLN का एक टिकट होल्डर के लिए वो आपसे एप्लीकेंट है। तो क्या ट्रू अपोजिशन होगी? ट्रू अपोजिशन का तकाजा और रूह ये है आइन की कि आपने अपोजिशन से मुशावरत करनी है ताकि केयर टेकर सेटअप जो है वो न्यूट्रल एंड इंडिपेंडेंट होना चाहिए। लेकिन उससे आगे जाता हूँ, बन गया। लेकिन क्वेश्चन ये है कि अब इस वक्त इम्तिहान होगा काकड़ साहब का कि वो मोहसिन नकवी की पैरवी करके क्या फाशिज़म को फ़रोग़ देगा और तारीख़ में अपने आप को सरनीगू कराएगा, या वो एक ट्रू स्पिरिट में आइन के ऊपर अमल दरामद करके लोगों के बुनियादी हुकूक बहाल करके और लेवल प्लेइंग फील्ड दे के सियासी जमातों को बराबर की सतह पे लेके। और मुझे एक ब्रेक पे जाना पड़ा है, लेट मी टेक अ ब्रेक, वी विल बी राइट बैक। खुरम ब्रोकरी साहब, इज देयर अ पॉसिबिलिटी कि PTI हो ही ना नेक्स्ट इलेक्शन में, जब भी होने? देखें, जो होता है ना जुर्म और पॉलिटिकल पार्टी का जो रास्ता होता है, उस रास्ते के ऊपर चलते हुए पॉलिटिकल पार्टी कुछ काम ऐसे करे जो आपके आइन और कानून में लिखे हुए हैं कि उन कामों के करने के बाद उसका पॉलिटिकल वजूद अपने की वो नफ़ी कर देती है और हुकूमत पाकिस्तान या जिस भी दूसरे ममालिक में भी कानून इसी तरह के हैं, अपनी रियासत के अंदर फिर उसके वजूद को पॉलिटिकली तस्लीम नहीं किया जाता। ये कानून है। अब कुछ जुराइम ऐसे हैं कि जिनके करने के बाद वो कानून उसके ऊपर लागू हो जाता है। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और कोर्ट्स ऑफ पाकिस्तान, उनके आगे ये केस तो चलना है। और राना साहब ने जिस तरफ जो निशानदेही की और जो खदशा जाहिर किया, तो पार्टी लीडर है जो इस वक्त जेल में है, वो तमाम वो बाउंड्स क्रॉस कर चुका है और वो तमाम काम कर चुका है कि जिसकी बुनियाद पर वो एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं रही, बल्कि वो किसी और सिमत के अंदर चली गई है और रियासत के ऊपर हमले। हैरत नहीं होगी अगर PTI नहीं होगी इलेक्शन में? शैल वी फेस इट लाइक दिस? तो अगर इलेक्शन में PTI नहीं होगी इलेक्शन में, तो PTI के साथ जितने लोग थे जो 2018 का इलेक्शन लड़े, अभी तो आज अगस्त है, क्या वो इस वक्त उसके साथ हैं? ये क्वेश्चन कीजिए। ये पिछले 4 दिनों में 40 से ज्यादा वो लोग जो कि PTI का हरावल दस्ता थे पंजाब के अंदर, वो इस वक्त किधर हैं? इस चीज को नोट कीजिए। KP के अंदर वो लोग जो हरावल दस्ता थे, वो आज किधर हैं? इस चीज को नोट कीजिए। बंदे रह ही कोई नहीं जाएंगे। शोएब शाहीन साहब मेरे भाई रह जाएंगे, यही इलेक्शन लड़ेंगे, और तो आपको नजर कोई नहीं आएगा। राइट, सो यू विल नॉट बी सरप्राइज्ड। इमरान शफकत साहब, पार्टीज माजी में भी हमने देखा कि माइनस हुई हैं, लीडर्स माइनस हुए हैं, फिर प्लस हो जाते हैं, फिर इन हो जाते हैं। PTI के हवाले से क्या लगता है आपको? देखिए, मुझे आपका सवाल पूरी तरह ना ऑडियो जो थी वो उसकी डिस्टॉर्शन की वजह से समझ नहीं आ सका, लेकिन जो मुझे समझ आई है बात वो है कि शायद आप PTI के मुस्तकबिल के बारे में सवाल कर रही थी। मैं रिपीट कर देती हूं, क्या सियासी जमात को माइनस किया जा सकता है इंक्लूडिंग PTI? जी, मैं किसी को भी माइनस करना, देखे पाकिस्तान में इस तरह के तजर्बात पहले हो चुके हैं। आप अल्ताफ हुसैन साहब को देख सकती हैं, आप पाकिस्तान की कौम ने नवाज शरीफ साहब को देखा है, उनको माइनस होना पड़ा है, इवन बेनजीर भुट्टो साहिबा को होना पड़ा था। तो ये तो पाकिस्तान की सियासत में इस तरह के मोजात तो होते रहते हैं, लेकिन बात ये है कि उनके अमाल क्या थे और PTI के खाते में क्या चीज़ें गई, ये इमरान खान साहब के या PTI चेयरमैन जो है, ये उनके अपने फैसले हैं, उनकी अपनी सियासत थी, वो अपना उनका अंदाज़े सियासत था। अभी ये बात हो रही थी कि ये ट्रू जो है वो अपोजिशन नहीं है, तो इसका भी मौका जो है वो इमरान खान साहब की सियासत ने फराहम किया था।
पीटीआई की जो सियासत थी, उसके चेयरमैन का जो अंदाज़े सियासत था, उस वक्त भी लोग कह रहे थे कि अगर ये असम्बलियों में वापस नहीं जाते या असम्बलियों से निकलने का फैसला अपना बरकरार रखते हैं तो फिर आने वाले इंतखाबात में सबसे बड़ा क्वेश्चन जो है वो निगरान गवर्नमेंट के ऊपर उठेगा। लेकिन उस वक्त चेयरमैन पीटीआई को लग रहा था शायद कि वो कोई बहुत बड़ा इनकलाब बर्पा करने जा रहे हैं, और उनको यकीन था कि कुछ लोग अंदर से उनके साथ मिले हुए हैं और वो इनकलाब बर्पा कर लेंगे। उनका मसला जो था वो शायद सियासत थी भी नहीं। उनका मसला जो था वो 9 मई के हवाले से पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने और DGISPR ने वो क्लियर कट कैटेगोरिकली बताया कि वो जनरल आसिफ मुनीर साहब के खिलाफ एक साजिश कर रहे थे पाकिस्तान की फौज के अंदर। उनका जो मंसूबा था वो इक़्तिदार के ऊपर कब्जा करना था और एक इनकलाब था हल्का फुल्का सा। तो जब आप इनकलाब लाने की तरफ चल पड़े सियासत छोड़ के, या वो सियासत की एक ऐसी किस्म है कि जिसकी आपको फिर भारी कीमत अदा करना पड़ती है नाकामी की सूरत में। आप तसव्वुर कीजिए कि 9 मई को जो भी पीटीआई का जो प्लान था वो अगर कामयाब हो जाता है तो इस वक्त सूरत हाल क्या होती। इस वक्त जो है वो जितने बाकी उनके सियासी हरीफ हैं वो सारे के सारे जेलों में होते, गद्दारी के मुकदमे चल रहे होते, उनके ऊपर कुछ को सजाए मौत मिल चुकी होती, कुछ को उम्र कैद सुनाई जा चुकी होती, कुछ बीच चौराहों में मारे जाते और कुछ जो है उनके ऊर हयात पाबंदी लगी होती। तो ये एक बहुत बड़ा फसाद होने जा रहा था जिसको रोका गया है, कानूनी तरीके के साथ रोका गया है। तो इसकी बहरहाल मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि चेयरमैन पीटीआई का जो सियासत करने का जो अंदाज था वो उनको भारी पड़ा है और उसकी एक उनको कीमत देनी पड़ेगी जो पाकिस्तान का कानून आइन उनसे वसूल करेगा। अब इस पर अगर किसी के को मसला है तो फिर अब कुछ कहा नहीं जा सकता। राइट, सो शोएब शाहीन साहब, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल नहीं है कि पीटीआई हो ही ना नेक्स्ट इलेक्शन में, आपकी क्या राय है? देखिए, पहली बात तो ये है कि आपने पाकिस्तान की तारीख़ उठा के देख लें, मौलवी तमीज़ुद्दीन से भी पहले से लेकर आज तक कौन से इलेक्शन में जो मोस्ट पॉपुलर लीडरशिप होती है आपने उसको कार्नर करने की कोशिश नहीं की। फातिमा जिन्ना का जीता हुआ इलेक्शन अयूब खान ने नहीं छीना था, क्या उसको गद्दार डिक्लेयर नहीं किया था? क्या उसको बाद में मर्डर नहीं किया गया था? क्या शेख मुजीबुर रहमान एक मोस्ट पॉपुलर पार्टी थी, क्या उसके ऊपर चढ़ाई नहीं की थी? जब वो इलेक्शन जीत गए तो आपने उसको इक़्तिदार नहीं दिया, आपने 81 वाली सीटों को दिया, 163 वाली सीटों को आपने साइडलाइन नहीं कर दिया। क्या उसके बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो वेस्ट पाकिस्तान में मोस्ट पॉपुलर लीडर था, 5 साल भी नहीं बर्दाश्त किया, इस्टेब्लिशमेंट ने उठाकर उसको वो बाहर फेंका। उस वक्त की सारे लोग छोड़ छाड़ के गए थे। फिर आपको तजर्बा हुआ कि आप मोहम्मद खान जुनीजो को ईजाद करके ले आए। जब वो इंडिपेंडेंट आदमी साबित हुआ और उसने इंडिपेंडेंट फैसले करने शुरू कर दिए, उसके बाद आपने अपने उसको मुस्लिम लीग के जुनीजो के बतन से आपने नवाज शरीफ को पैदा किया, जिसको ज़ियाउल हक ने कहा था मेरी उम्र लग जाए इसको, और वो लग गई। उसके बाद नवाज शरीफ साहब से जब थके तो वो फिर किसको लाए, फिर IGI किस तरह बनाई गई, और उसके ज़माने में फिर पैसे कैसे तकसीम हुए। मिर्ज़ा असलम बेग साहब और वो सारे जो यूनुस वाला सारे वाक़यात हम तफसील में जाए बगैर, फिर परवेज़ मुशर्रफ साहब आए। आपने एक सेकंड मुझे बात पूरी होने देना, बात पूरी होने दे फ्रिया, आपने मुझे बिल्कुल टाइम नहीं दिया, मुझे बात पूरी होने दें। आपने अगर सारे दोनों मेरे भाई अगर आपने अपोनेंट साइड से बिठाए हुए हैं तो मेरी बात तो मुकम्मल होने दें, मैं उनकी शफकत साहब मेरे भाई हैं, उनकी बात का भी जवाब दे दूं। बात यह है कि PMLN के बतन से पैदा की गई, उसके बाद उसमें पैट्रियट का तड़का लगाया गया, फिर जा कर के आपने उनको हुकूमत दी। मुझे ये बता दें 9 मई वाले वाक़े में शहबाज शरीफ जो कुछ फरमा रहे हैं वो हरफ आखिर है? क्या 9 मई को जिस अंदाज से गिरफ्तारी हुई के जरिए हाई कोर्ट के शीशे तोड़े गए, अमले को तशद्दुद का निशाना बनाया, उसी केस में एक शख्स बेल बिफोर अरेस्ट कराने के लिए अदालत के अंदर मौजूद है, आप उसके ऊपर रजिस्टर के जरिए उसको उठवा रहे हैं। किसको पता था कि ये सब कुछ हम किसके कहने पे कर रहे हैं और क्यों हुआ? और इसलिए लाहौर हाई कोर्ट ने जब ये सवाल उठाया और उसकी जो जमानतें की GHQ हमला केस में, आप ज़रा उस जजमेंट को पढ़ लें, ये सारा बयानिया PDM का बना हुआ, उन्होंने ज़मीन बोस कर दिया है आपकी हाई कोर्ट ने उस फैसले के नतीजे में। लेकिन मैं उससे आगे आता हूँ, सुन ले ना, मैं बात मुकम्मल कर लूँ 1 मिनट। बात यह है कि इस सारे वाक़े के बाद
अगर आप एक समझते हैं कि तमाम पोल्स के ज़रिए 80% अवाम आज पीटीआई के साथ खड़ी है, इमरान खान को आपने लंदन प्लान के ज़रिए लेवल प्लेइंग फील्ड कहते हुए आपने उसको बंद कर दिया। उसके बाद आप पेशावर का इलेक्शन उठा लें, जो सीट आपकी थी नहीं पीटीआई की वो उसने जीती और 20,000 वोटों की लीड से हम जीत रहे हैं, हवेलियां की सीट हम जीत रहे हैं। और इस तरह आपके तमाम पोल्स ये कहते हैं कि पाकिस्तान में 80% जो है इस वक्त पॉपुलैरिटी पीटीआई की है। क्या 80% अवाम को आप साइडलाइन करके तो क्या आप इस तरह का इलेक्शन कराएंगे कि 20% लोगों को चांस ऑफ इलेक्शन देंगे और 80% वाली पार्टी को कहेंगे हम आज भी पीटीआई की है? ठीक है जी, राइट जी, मेरे साथ पॉपुलैरिटी तो है आज भी पीटीआई की, ये बात कह रहे हैं शोएब साहब, ठीक कह रहे हैं। ये क्या कहा है फरिया बहन ने? फरिया बहन आवाज, मैं एम आई अलाउड टू स्पीक जी? जी अच्छा, मैं हमारे शोएब शाहीन साहब जो भाई हैं ना, इनका दिल है कि अदालतें तमाम बंद कर दी जाएं और तमाम केसेस को ख़त्म कर दिया जाए। और क्योंकि फेमस है और इनके नज़दीक फेमस होना एक ऐसी दलील है कि जिसकी बुनियाद पर कोई जुर्म नहीं होगा, कोई जो जुल्म करे वो जुल्म नहीं माना जाएगा, कोई जितनी ज़्यादती करे वो ज़्यादती नहीं मानी जाएगी। ये मेरे भाई इस शोबा से हैं कि जिनको मालूम है कि कानून असल चीज़ होता है। अगर 100 बंदा साथ हो और बंदा जुर्म करे तो वो 100 बंदा मैटर नहीं करता। सॉरी शोएब साहब, आपसे भी सॉरी, आपको लगा कि आपको वक्त नहीं मिला, लेकिन वक्त अब बिल्कुल खत्म हो गया। थैंक यू जेंटलमैन फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, डू गिव मी योर फीडबैक। अल्लाह हाफिज।